देखो पिछली क्लास में हम लोगों ने स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग कर लिया था पूरा। नीमैन्स एलोकेशन वाला कंसेप्ट बताया था, बोलीज और नीमैन। मैं एक बार फिर से रिकैप कर देता हूँ। देखो हम लोग जो सैम्पलिंग पढ़ रहे हैं, मैंने आपको प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग स्टार्ट किया था और मैंने आपको ये बताया था सैम्पलिंग के 3 मेथड्स होते हैं, प्रोबेबिलिटी, नॉन प्रोबेबिलिटी और मिक्स सैम्पलिंग। मिक्स को अपन लोग बोलते हैं सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, ठीक है ना। फिर मैंने बताया था प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में प्री असाइंड प्रोबेबिलिटी होती है, हर मेंबर का सेलेक्ट होने का इक्वल चांस होता है। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग वापस पहला पार्ट है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, जब पॉपुलेशन बहुत ज्यादा नहीं हो और पॉपुलेशन में हेट्रोजीनियस फीचर नहीं हो। स्ट्रेटिफाइड मतलब जहां पे ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं हम लोग। और स्ट्रेटिफाइड के अंदर मैंने बताया था कि अलग अलग ग्रुप का मीन निकालते हैं और उन सबको जोड़ देते हैं तो पॉपुलेशन का मीन निकल जाता है, ठीक है। उसके बाद जो ग्रुप आपस में डिवाइड हुए उनमें वेरिएशन बहुत कम होना चाहिए आपस में, ठीक है, शुड हैव लिटिल वेरिएशन अमंग देमसेल्फ। अब जो सैंपल होता है उसको सेलेक्ट करने के दो तरीके होते हैं, एक तो बोलीज एलोकेशन और एक नीमैन्स एलोकेशन। जब आपके पास में प्रायर इंफॉर्मेशन है कि कोई बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं है ग्रुप्स के बीच में, तो हम लोग यूज करते हैं बोलीज एलोकेशन। और उस केस में जो सैंपल साइज होती है वो प्रोपोर्शनल होती है पॉपुलेशन साइज के। और जब ग्रुप आपस में बहुत ज्यादा डिफर करते हैं तो हम यूज करते हैं नीमैन्स एलोकेशन, जहां सैंपल साइज इज प्रोपोर्शनल टू पॉपुलेशन साइज एंड पॉपुलेशन एसडी। बोलो यहां तक कोई डाउट? क्लियर है? आगे बढ़े, ठीक है। अब लिखो सेकंड, जो सेकंड मेथड है सैंपलिंग का, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। बातें नहीं, देखो अब नेक्स्ट, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, अच्छा इसमें ना एक और बाकी है, सॉरी अपन ने मल्टी स्टेज नहीं, नॉन प्रोबेबिलिटी के लिए एक और बाकी है इसी के अंदर। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में एक और बाकी है, मल्टी स्टेज सैंपलिंग लिखना। सी पार्ट लिखो पहले, मल्टी स्टेज सैंपलिंग। देखो मल्टी स्टेज सैंपलिंग, देखो अंडर दिस मेथड, देखो अब अंडर दिस मेथड द सैंपलिंग इज डन, देखो अंडर दिस मेथड sampling is done in several stages. Under this method, the sampling is done in several stages. For example, to check unemployment. For example, to check unemployment, sample is taken from district, comma city, comma state, households, etc. फिर लिखो आप, coverage under this method is quite large. Coverage under this method is quite large and is effective in terms of cost saving.
हाउस होल्ड के बाद स्टेट. Coverage under this method is quite large and is effective in terms of cost saving. नोट कर लिया. मल्टी स्टेज मतलब अलग अलग स्टेजेस पे हम लोग सैम्पलिंग कर रहे हैं. जैसे मान लो अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा देखना है तो हमने डिस्ट्रिक्ट में सैंपल लिए, सिटी में सैंपल लिए, स्टेट में लिए, या घरों में लिए, विलेज में लिए. अंडर दिस मेथड कवरेज इज क्वाइट लार्ज एंड इफेक्टिव इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट सेविंग. अब ये अपने जो रैंडम सैम्पलिंग फर्स्ट मेथड था, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के 3 तरीके हो गए. सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रैटिफाइड और मल्टी स्टेज सैम्पलिंग. ठीक है ना. अब लिखो सेकंड वाला, ये जो पॉइंट था ना नॉन प्रोबेबिलिटी, अब सेकंड मेथड है. प्रोबेबिलिटी के 3 थे, अब सेकंड मेथड है. लिखो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग. नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग. नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग ब्रैकेट में लिख देना पर्पसिव और जजमेंट सैम्पलिंग. पर्पसिव और जजमेंट सैम्पलिंग. नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मतलब एक और नाम है पर्पसिव और जजमेंट सैम्पलिंग. अब नेम बता रहा है नॉन प्रोबेबिलिटी. व्हाट इज मीनिंग ऑफ वर्ड नॉन प्रोबेबिलिटी? मतलब जब बायसनेस है, आप सैंपल सेलेक्ट कर रहे हो अपनी बायसनेस से. आपने कहा रैंडमली सेलेक्ट किसी को नहीं किया, आपने अपने बायसनेस पे सैंपल सेलेक्ट किया. गेटिंग माय पॉइंट? व्हेन सैंपल इज सेलेक्टेड एज अ चॉइस, इट इज नोन एज नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग. तो लिखो आप इसके अंदर, दिस मेथड ऑफ सैम्पलिंग is based on discretion of sampler. मतलब उसकी इच्छा पे है. फिर लिखना this method is subjective in nature. And no statistical test can be done. No statistical test can be done or relied मतलब आप रिलाई नहीं कर सकते उन टेस्ट पे. अंडर दिस मेथड. तो ये वाला सैम्पलिंग का मेथड किस पे बेस्ड है? ऑन डिस्क्रिशन ऑफ सैम्पलर. मतलब जो सैंपल ले रहा है उसकी इच्छा पे है. ये मेथड सब्जेक्टिव है नेचर में, और कोई स्टैटिस्टिकल टेस्ट नहीं कर सकते हम इस मेथड से, और डेटा पे अब रिलायबल डेटा भी नहीं है इस मेथड का. तो दिस इज नोन एज नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग. क्या नाम है इसका? नॉन प्रोबेबिलिटी. इसका एक और नाम है पर्पसिव और जजमेंट सैम्पलिंग. पर्पसिव और जजमेंट सैम्पलिंग. ये नोट कर लिया आप लोगों ने? सबने लिख लिया? कॉपी हो गया? ठीक है. क्वेश्चन नंबर 22 देखो. Which sampling is subjected to discretion of sampler? डिस्क्रिशन मतलब इच्छा पे. सिस्टमैटिक, सिंपल रैंडम, पर्पसिव और कोटा सैम्पलिंग. पर्पसिव. तो लिखो आप नेक्स्ट 22 का ऑप्शन नंबर सी.
22 का ऑप्शन नंबर सी। कर लिया? 22 का ऑप्शन नंबर सी लिख लिया? ठीक है, और अब थर्ड लिख लो आप, मिक्स सैम्पलिंग। लिख लिया ये वाला? हटा दूं इसको? अब थर्ड लिखो आप, मिक्स्ड सैम्पलिंग। ये वाला जो है मिक्स सैम्पलिंग या सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। थर्ड लिखो आप, मिक्स सैम्पलिंग ऑब्लिक सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। ठीक है, लिखना आप। इट इज अ दिस मेथड ऑफ सैम्पलिंग is a mix of probability and non-probability sampling। मतलब ये मेथड सैम्पलिंग का मिक्स है प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी में। Some sample are selected applying probability sampling। प्रोबेबिलिटी मतलब कुछ तो रैंडमली सेलेक्ट हो रहे हैं हम लोग। एंड सम सैंपल्स ऑन बेसिस ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। मतलब कुछ तो प्रोबेबिलिटी पे जा रहे हैं और कुछ नॉन प्रोबेबिलिटी पे जा रहे हैं। नाम बता रहा है मिक्स। नोट कर लिया? नोट कर लो उसको फटाफट। अब लिखना आप, इट इज द मोस्ट इफेक्टिव मेथड it is the most effective method when complete and updated list of entire sample is available। मतलब सबसे अच्छा मेथड है जब पूरे सैंपल की प्रॉपर लिस्ट अवेलेबल है। However, this method is not effective. However, this method is not. However, this method is not suitable कर देना, affected, not suitable when the samples are of different periods. That is, sample contains
undetected periodicity. That is, sample contain undetected periodicity. ठीक है, देखो ध्यान देना। अब सिस्टमैटिक मिक्स सैम्पलिंग मतलब, अब पता है इसमें ना, आप मेन ये ध्यान रख लो कि दोनों का मिक्सचर है। ठीक, कुछ डेटा तो रैंडमली सेलेक्ट कर रहे हैं और कुछ बायसनेस पे सेलेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद ये जो थ्योरी है ये वाली, ये तुम कम से कम 4 से 5 बार इसको, मतलब यूं हिंदी में रट लेना इस थ्योरी को, 4 से 5 बार इसको पढ़ लेना। इसमें से अगर क्वेश्चन आता है, इट इज द मोस्ट इफेक्टिव मेथड जब प्रॉपर सैंपल की डिटेल अवेलेबल है। बट अगर सैंपल अलग अलग पीरियड का ड्रॉ किया तो ये मेथड इफेक्टिव नहीं होगा। तो सैंपल आर ऑफ डिफरेंट पीरियड, देन मतलब अनडिटेक्टेड पीरियोडिसिटी है, तो इसका बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। ठीक है, अब मैं आपको सिर्फ इस पे क्वेश्चन बता देता हूँ, थ्योरी क्वेश्चन है तो वो अपन देख लेते हैं ना। 21 देखो, which sampling is affected most if the sampling frame contain undetected periodicity, मतलब अलग अलग पीरियड के सैंपल्स हैं। तो इसमें क्या होगा, तो लिख लो नेक्स्ट 21 का ऑप्शन नंबर डी। ट्वेंटी वन का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 20 एक बार स्किप कर देना, ये मैं आपको बाद में बता दूंगा। इसमें क्या है, इसमें भी थोड़ी सी मेरे को मिसप्रिंट लग रही है इसके ऑप्शंस के अंदर, ठीक है ना। क्योंकि इसमें क्या है, जो आंसर है वो बोल रहा है डी, जबकि थ्योरी के अंदर हमको बी पॉइंट बता रखा है इसके अंदर। तो ये वाला मैं आपको अभी बाद में क्लियर कर दूंगा, ये वाला क्वेश्चन 20, ठीक है ना। पेंडिंग छोड़ देना 20 एक बार, ठीक है। तो अब अपने ये 3 मेथड्स हो गए हैं सैम्पलिंग के। आप देखोगे तो हमने ये तीनों मेथड्स का एक बेसिक थ्योरी डिस्कस कर लिया है सैम्पलिंग का, ठीक है ना। मेन तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग फर्स्ट था जिसमें 3 पार्ट थे। देन वी हैव डिस्कस मिक्स एंड देन वी हैव डिस्कस मल्टी स्टेज, वो भी हो गया अपना, और सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। यहां तक कोई डाउट? पर्पसिव नॉन प्रोबेबिलिटी पूरा क्लियर है, ठीक है। अब है ना, एक छोटा सा थ्योरी है, वो मैं रीड कर रहा हूं, आप लोग नोटिंग नहीं करो। देखो, जैसे एक बार ये मैं थ्योरी रीड कर रहा हूं, सिर्फ ध्यान देना इस थ्योरी पे, नोटिंग करने की रीड नहीं है, मैं इधर से ही रीड करके समझा रहा हूं। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टैंडर्ड एरर ऑफ स्टैटिस्टिक। स्टैंडर्ड एरर ऑफ स्टैटिस्टिक मतलब स्टैंडर्ड एरर किसका? अपन ने पढ़ा था ना, पैरामीटर तो पॉपुलेशन को रेफर करता है और स्टैटिस्टिक किसको रेफर करता है? सैंपल को। देखो, स्टार्टिंग विद पॉपुलेशन ऑफ एन यूनिट, एन मतलब कैपिटल एन, पॉपुलेशन की मतलब साइज ऑफ पॉपुलेशन, we can draw many a sample of fixed size n. In case of sampling with replacement, the total number of sample that can be drawn, and when it's come to sampling without replacement, the total number of sample that can be drawn is NCN. ये पढ़ा था अपन लोगों ने, ठीक है। If we compute the value of statistics से mean, मान लो आपने सैंपल का क्या निकाल लिया? मीन। It is quite natural that the value of sample mean may vary from sample to sample, as the sampling unit of one may be different from that of another sample. Obviously बात है ना भैया, मान लो मैंने 4 सैंपल लिए और अलग अलग उनका मीन निकाला, तो हर सैंपल का मीन क्या होगा? अलग अलग होगा। तो वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ स्टैटिस्टिक इज टर्म्ड एज सैंपलिंग फ्लक्चुएशन। तो अब तुम्हें ना कॉपी में एक बार सिर्फ एक हेडिंग लगा लो ताकि बाद में ध्यान रहे। पेज नंबर 13.48 है, पेज नंबर 13.48, और लिखो आप सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टैंडर्ड एरर। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टैंडर्ड एरर, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टैंडर्ड एरर। ठीक है, पेज नंबर 13.48। इसमें देखो, ये पैराग्राफ क्या इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। बट मैं पूरा पैराग्राफ लिखवा नहीं रहा हूं, तो आप लिख लो फॉर डिटेल थ्योरी, इस पैराग्राफ को पढ़ना है अपने को, है ना, ये ध्यान रखना।
फॉर डिटेल थ्योरी रेफर बुक, बट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं कॉपी में लिखवा रहा हूँ, है ना। फॉर डिटेल थ्योरी रेफर बुक, इसको पढ़ लेना, यहाँ लिख भी दो इसको पढ़ना है। ये तो बाद में ध्यान रहेगा कि सर ने बोला कॉपी पढ़ना है, फिर बुक में से आंसर आ गया तो बोलोगे कि ये कहाँ से आ गया, इसलिए तो इसको पढ़ना है। ठीक है, अब एक पॉइंट लिखना है ये वाला, वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ स्टैटिस्टिक। लिखो आप एक पॉइंट लिखो, वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ स्टैटिस्टिक, वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ स्टैटिस्टिक। सिर्फ एक लाइन ये थ्योरी लिख दो, वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ स्टैटिस्टिक इज नोन एज सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन। वेरिएशन, वेरिएशन मतलब कितना डिफरेंस आ रहा है ना, वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ स्टैटिस्टिक is known as sampling fluctuation. Variation in value of statistic is known as sampling fluctuation. अच्छा आगे ध्यान दो, if it is possible to obtain the value of statistic from all possible sample, अगर हम क्या कैलकुलेट करें, किसका वैल्यू, सारे सैंपल से, ऑफ अ फिक्स सैंपल साइज along with probability, then we can arrange the value of the statistic which is to be termed as random variable in the form of probability distribution. अपन ने पढ़ा था ना probability distribution, इसमें x होता है, probability x होता है अलग अलग. Such a probability distribution is known as sampling distribution of statistic. ठीक है, अब आप वापस कॉपी में लिखो एक पॉइंट, लिखो the sampling distribution is, the sampling distribution is, the sampling distribution is the probability distribution, sampling distribution is probability distribution of a statistic. Sampling distribution is the probability distribution of a statistic. मतलब ये जो यहाँ लिखा है ना उसका मैंने मतलब हो रहा है भैया सैंपल के अलग अलग सैंपल हैं, आपने ड्रॉ किए तो उसको एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करो और पूरे एवरेज वेस्टर निकाल लो आप, मतलब जितने आपने सैंपल ड्रॉ किए उनको आप प्रोबेबिलिटी निकाल लो उन सबकी और उसके थ्रू आप वापस पूरे का एवरेज निकाल लो। तो आपसे भी सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन किसका, सैंपल का। Now, the mean of statistic as obtained from sampling distribution is known as expectation. मीन को तो अपन ने वहां भी पढ़ा था, मीन को क्या बोलते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो लिखो नेक्स्ट लाइन में, मीन ऑफ अ सैंपल इज नोन एज एक्सपेक्टेशन, या मीन ऑफ अ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कर दो, मीन ऑफ अ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। अब मीन ऑफ सैम्पलिंग बोले या स्टैटिस्टिक बोले एक ही बात है, मीन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन स्टैटिस्टिक इज नोन एज expectation, and the standard deviation, and क्या बोला है, of statistic is known as standard error. तो लिखो आप, the standard deviation, standard deviation, इसी में ये लिख लिया आपने, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के मीन को हम बोलते हैं एक्सपेक्टेशन या एक्सपेक्टेड वैल्यू, और उसके स्टैंडर्ड डेविएशन को, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाया, मान लो अपन ने सैंपल लिए अलग अलग के, उनको प्रोबेबिलिटी अलॉट की, उसके ओवरऑल का एवरेज निकालेंगे तो बोलेंगे एक्सपेक्टेड वैल्यू एक्सपेक्टेशन, और उसके स्टैंडर्ड डेविएशन को, मतलब वो जो सैंपल है और उसके साथ प्रोबेबिलिटी है, उसके स्टैंडर्ड डेविएशन को बोलते हैं स्टैंडर्ड एरर। लिखो आप, द स्टैंडर्ड डेविएशन क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड एरर। तो लिख लो आप, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ सैंपल, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ सैंपल इज नोन एज स्टैंडर्ड एरर।
standard deviation of sample is known as standard error. And as sample size increases, and as sample size increases, standard error decreases. जितना सैंपल का साइज बढ़ेगा उतना एरर कम होता जाएगा ना. Sample size increases, standard error decreases. स्टैंडर्ड डेविएशन कहां से मिस कर गया मेरे को पता नहीं है. स्टैंडर्ड एरर, ठीक है ना. और एज सैंपल साइज इंक्रीजेस, स्टैंडर्ड एरर डिक्रीजेस. सैंपल साइज बढ़ेगा तो स्टैंडर्ड एरर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. अब नेक्स्ट लाइन में लिखो स्टैंडर्ड एरर, इसको शॉर्ट फॉर्म कर देना SE, is inversely proportional to square root of sample. ये रहा, यहां पे लिखा हुआ है स्टैंडर्ड एरर इज इनवर्सली, ये लाइन लिख लो, स्टैंडर्ड एरर इज इनवर्सली proportional to square root of sample. Is inversely proportional to square root of sample. Standard error is inversely proportional to square root of sample. लिख लिया? एक मिनट आप क्वेश्चंस देख लो फटाफट. 13th वाला देखो फटाफट. As sample size increases, standard error, तो लिखो 13th का B. इलेवेंथ वाला बताओ. Standard error can be described as, क्या होगा? Standard deviation of, तो लिखो 11th का D. 10th बताओ. Sampling distribution is, sampling distribution is probability distribution of, तो 10th का D. और 9th, sampling fluctuation may be described as variation in value of statistic, variation in value of sample, parameter और observation. Variation in value of statistic, तो 9th का A. नोट कर लिया? क्लियर है? बट आपको है ना ये थ्योरी जो मैंने आपको लिखवाई है ये अच्छे से पढ़नी है आपको, ठीक है ना. बस ये चैप्टर में बस अब एक ही छोटा सा दो, मतलब हार्डली 5 मिनट्स की क्लास और चाहिए मेरे को, 5 to 10 मिनट्स की, तो वो अभी दिन वाले स्लॉट में कंप्लीट कर लूंगा बस, ठीक है ना. बस बाकी ये चैप्टर ओवरऑल कंप्लीट है. समझ में आ गया? ठीक है. मतलब इस चैप्टर को अच्छे से कर लेना, ठीक है ना. मैं कल भी, अभी मैंने आपको 2-3 क्वेश्चन तो पहले कराए थे उस दिन एग्जाम के, और मैं कल भी इसको देख रहा था पेपर को, तो 3-4 क्वेश्चन और थे, मतलब 6-7 नंबर का वेटेज है इस चैप्टर का, ठीक है. तो इसको बिल्कुल अच्छे से कर लेना चैप्टर को, ठीक है ना. चलो ठीक है, अपने मॉड्यूल के लगभग सारे क्वेश्चन हो गए, ठीक है ना. एक आध कुछ बाकी है तो दिन में मैं करा दूंगा उसको आपको, ठीक है. चलो, थैंक यू ऑल ऑफ यू.